हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आ जाइए सभी लोग। तो ये है आपकी क्लास नंबर 27। आइए आइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी लोग जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करिए लिंक, जिससे कि हम लोग क्लास फिर स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी। आइए आइए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये है आपकी टीडीपी की क्लास और ये क्लास नंबर है आपकी 27। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 26 क्लासेस को कवर कर लिया है। तो जो लोग पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं किए हैं वो लोग पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में जा कर के क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट की आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दी जाएगी, तो आप लिंक से भी डायरेक्ट जा सकते हैं, या तो आप चैनल के पेज से अंदर प्लेलिस्ट सर्च कर लीजिए जाके। ठीक है, वहाँ से आपकी टीडीपी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, और आपकी ED1 ED2 की भी प्लेलिस्ट वहाँ पे दी है, तो जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आइए सभी लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पिछली क्लास में आपको रिमाइंड करा देते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उस चीज़ को समझा देते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमने आपको बताया था, पिछले क्लासेस में आपको बताया कि अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, सेंडिंग एंड वोल्टेज की अप्रॉक्सीमेट इक्वेशन क्या होती है वो हमने देखा। और हमने देखा कि जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है, उस वोल्टेज रेगुलेशन का इफेक्ट आपका लोड के बेसिस पे किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। यानी कि लोड को अगर बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, लैगिंग के लिए क्या होता है, लीडिंग के लिए क्या होता है, ये चीज़ें देखा। और हमने देखा कि आपका जो इफ़िशियंसी होती है ट्रांसमिशन लाइन की, वो आपकी लोड पे किस तरीके से डिपेंड करती है। यानी कि आप लोड बढ़ाते हो तो उस केस में आपका पावर फैक्टर पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। ठीक है, और पावर फैक्टर पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो उस केस में हमारी क्या इफ़िशियंसी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या की थी, 26 लेक्चर जो है उसमें हमने कवर कर ली थी। तो जो लोग नहीं देखे हैं पिछली क्लासेस को फॉलो नहीं कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, आज हम लोग करते हैं अपना इसी के आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की। तो जब परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मान लिया हेडिंग डालिए परफॉर्मेंस ऑफ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, यानी कि अगर मीडियम लाइन की हम बात करते हैं उसके परफॉर्मेंस की, तो बेसिकली मीडियम लाइन आप जानते हैं कि इसके मीडियम लाइन में हमने बताया कि आपको जो कैपेसिटेंस इफेक्ट होता है, वो कैपेसिटेंस इफेक्ट हम लोग इसमें निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या कर सकते थे हम निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन इसमें हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा वोल्टेज भी सफिशिएंट होता है। और वोल्टेज के साथ में क्या होता है, हमारी लाइन की जो लेंथ होती है वो भी आपकी अधिक होती है। ठीक है, तो अधिक होने के कारण, अधिक वोल्टेज अधिक लेंथ होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं तो उसमें कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटेंस इफेक्ट को आप कह सकते हैं कि नगण्य नहीं मान सकते हैं। तो आपको कैपेसिटेंस इफेक्ट को मान करके ही आपका परफॉर्मेंस या उसका जो कैलकुलेशन है उसको हम लोग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में आपको क्या ध्यान देना है कि जो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होती है, ठीक है, वो एक तो आपकी कैपेसिटेंस इफेक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ में आपका जो इस मेथड की अगर एनालिसिस की बात करते हैं तो बेसिकली इसके 3 मेथड होते हैं इसके एनालिसिस करने के लिए। तो वो क्या क्या होते हैं, तो लिख लीजिए क्या होते हैं, 3 मेथड यूज किए जाते हैं। तो मेथड कितने होते हैं, जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं इसमें वो होते हैं हमारे 3 मेथड। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा एंड कंडेंसेशन,
एंड कंडेंसर मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड जो होता है हमारा मीडियम में वो होता है हमारा नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल टी मेथड। और थर्ड जो मेथड हम लोग पढ़ते हैं इसमें नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है। तो बेसिकली इन तीन मेथड का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, या उसके कैलकुलेशन की बात करते हैं, या उसमें वोल्टेज इक्वेशन निकालनी हो, करंट की इक्वेशन निकालनी हो, तो इन तीन ही मेथड का यूज किया जाता है। तो अब इन तीनों मेथड को हम लोग क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो ये मेथड है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का, वो डिप्लोमा में आपका डिटेल में नहीं दिया गया है, फिर भी हम कोशिश करेंगे इसको आपको डिटेल में पढ़ाने की। डिटेल में इन द सेंस आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट को समझाना तो पड़ेगा ही किसी न किसी तरीके से, क्योंकि आपको रटाना तो नहीं है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, एक एक चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो चलिए ये आप नोट करिए इसको, फिर हम लोग क्या करते हैं, इनको वन बाय वन करके इनको देखते हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के आप डालेंगे हेडिंग। मेथड की बात करें तो वो तीन मेथड होते हैं, एंड कंडेंसर मेथड, एक होता है नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड, ठीक है। इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए अब सभी लोग। सबसे पहला मेथड जो है वो डालेंगे हेडिंग एंड कंडेंसर मेथड। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए इस मेथड में क्या होता है, जो हम लोग कैपेसिटेंस एज्यूम करते हैं, कैपेसिटेंस का जो इफेक्ट हम लोग एज्यूम करते हैं इसके एनालिसिस करने के लिए, तो वो हम करते हैं कहाँ पे, कैपेसिटेंस इफेक्ट हम लोग देखते हैं कहाँ पे, एट ऑन, कहाँ पे, रिसीविंग एंड पे, रिसीविंग एंड पर, ठीक है। यानी कि रिसीविंग एंड पर हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को इंक्लूड करते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा उसी तरीके से बनेगा, बट रिसीविंग एंड पे हम क्या कर लेते हैं, उसमें कैपेसिटेंस के इफेक्ट को इंक्लूड कर लेंगे। तो वो कैसे बनेगा डायग्राम, तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन का आपका इक्विवेलेंट सर्किट हमने आपको बताया था, उसमें क्या होता है कि हमारा रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वो आपका सीरीज में होता है, रेजिस्टेंस और लाइन का इंडक्टेंस सीरीज में होता है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बनाते थे। अब मीडियम की जब बात करते हैं तो एंड कंडेंसर मेथड में हमने आपको बताया कि कैपेसिटेंस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो कैपेसिटेंस हम जानते हैं कहाँ होता है, हमारा मिडिल पोर्शन में होता है, शंट ब्रांच होती है। तो हमने क्या किया, इसको शंट में कैपेसिटेंस इफेक्ट इंक्लूड कर लिया, ठीक। तो इस कैपेसिटेंस इफेक्ट को इंक्लूड कर लिया और हमने मान लिया कि ये हमारा यहाँ पे लगा है एक लोड। तो ये हमने मान लिया एक लोड लगा है, ठीक। ये क्या हमारा लोड है। अब एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा ये यहाँ पे है सेंडिंग एंड वोल्टेज, क्या है, ये वाला है हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज, और ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, रिसीविंग एंड वोल्टेज। बताइए इस लोड के अक्रॉस हम मान लेते हैं रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और ये वैल्यू मान लेते हैं सी कैपेसिटेंस है, और इसमें कोई करंट मान लेते हैं कि हमारा जो लोड करंट या रिसीविंग एंड करंट मान लेते हैं आई आर जा रही है, और यहाँ पे हमारी करंट जो है वो सेंडिंग एंड करंट है वो आई एस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे। तो डायग्राम आप समझ गए। हम जानते हैं इक्विवेलेंट सर्किट किस तरीके से बनता है ट्रांसमिशन लाइन का, क्योंकि रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सीरीज में रहेगा, जबकि उसमें हम लोग शॉर्ट में हम कैपेसिटेंस एज्यूम नहीं करते थे, तो ये कैपेसिटेंस हटा देते थे। लेकिन आपका मीडियम में क्या है, मीडियम कैपेसिटेंस इफेक्ट को इंक्लूड करना है। अब एंड कंडेंसर मेथड है, तो इसलिए हम रिसीविंग एंड साइड, यानी कि ये क्या है हमारा रिसीविंग एंड पर हम लोग एज्यूम करते हैं कैपेसिटेंस इफेक्ट को, ठीक है, कैपेसिटेंस इफेक्ट को, ठीक है। तो ये एंड कंडेंसर है। अब ये
आपका डायग्राम हो गया एंड कंडेंसर मेथड का। इसको बना लीजिए सभी लोग। अब देखिए इसके एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज की वैल्यू, करंट की वैल्यू, यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना या लेट क्या करेंगे कि हमारी करंट है IR। तो हमने एज्यूम कर लिया कि IR क्या है, हमारी एक करंट है, वो क्या है, लोड करंट है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लोड करंट है, वो कैसी है, पर फेज में है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि लोड करंट है हमारी IR पर फेज में है। ऐसे ही हमने R एज्यूम कर लिया कि R हमारा क्या है, एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वो है पर फेज का, यानी कि एक फेज का मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंपली एक फेज को हम लेकर मान रहे हैं सारी चीज़ें। अब एक्सेल जो है, एक्सेल को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो भी हमारा पर फेज में होगा। सारी वैल्यू हम लोग पर फेज में मान ले हैं क्योंकि एक फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको डायग्राम बना लीजिए। ठीक, और डायग्राम बना के जितना हमने लिखा है बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे, इस पे तो आप पूरा नोट कर लीजिए। ठीक है, और हम लोग अभी आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए C है हमारा, जो कैपेसिटेंस है वो भी पर फेज है, कैपेसिटेंस पर फेज। ठीक है, कैपेसिटेंस पर फेज, तो इतना नोट करिए सभी लोग। ठीक, इतना करने के बाद फिर आप आगे क्या करेंगे, cos फाई आर एज्यूम करिए कि cos फाई आर जो है हमारा वो क्या है, हमारा पावर फैक्टर है। तो हम लिख सकते हैं रिसीविंग एंड हमारा पावर फैक्टर है। ठीक है, जो कैसा हमने माना है, लैगिंग का मान लिया है। ठीक है, लैगिंग का एज्यूम किया है। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो इतना बनाइए, पहले इतना नोट करिए। नोट करने के बाद आप इतना नोट साथ साथ में करते चलिए। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम तो हमारा सेम बनेगा। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आएंगे वो चीज़ हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसा कि हमने माना कि हम लोग रेफरेंस क्या मानते हैं, VR हमने रेफरेंस माना है, जो पहला डायग्राम हमने फेजर डायग्राम आपको बताया। और लैगिंग लोड माना है, तो लैगिंग लोड के लिए हम क्या करेंगे, हमारा ये IR करंट होगी लैगिंग लोड रिसीविंग एंड पर। तो हमने क्या मान लिया, ये हमारी IR करंट है, इसको सही बना लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, करंट IR है। ठीक, अब IR जो है तो इसके बीच एंगल कितना होगा, तो इसके बीच एंगल होगा फाई आर। ठीक, यही होगा फाई आर, इतना बन गया। अब बात करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन होता था VS इक्वल टू VR प्लस IR प्लस IJXL, तो ये चीज़ तो हमारी सेम रहेगी। यहाँ से ये हमारा IR ड्रॉप हो जाता था, IR, उसके बाद हमारा ये 90 जाता था यहाँ से। ठीक, ये हमारा क्या होता था, IXL। बताइए इतनी चीज़ समझ में आ रही है। और यहाँ से हमारा ये क्या हो जाता था, इसको ऐड कर देते थे। ठीक, तो ये हमारा बन जाता था VS। बताइए यही डायग्राम आप बनाते थे। तो पहला वाला जो डायग्राम आप समझ चुके होंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। नहीं तो आप पिछले क्लास से मान चलिए 25 लेक्चर में हमने आपको डायग्राम बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि फेजर डायग्राम किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम बन जाएगा। अब चेंजेज कहाँ पे आएगी, तो हमारा चेंजेज यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेंडिंग एंड करंट को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो सेंडिंग एंड करंट हमारी है वो, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है कम होता है IR से। ठीक है, इस IR से। अब इसको हमने क्या कर दिया, अब सेंडिंग एंड और इसके में आपका जो करंट होगी, एक चार्जिंग करंट फ्लो होगी। तो अभी बता रहे हैं आपको वो किस तरीके से फ्लो है, कैसे इसको बनाते हैं। तो इसको पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये IR था, इसको हम लोग, ठीक है, ये IR था, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो करंट हमारी आती है, ये यहाँ से यहाँ तक
ये होती है हमारी आईसी। ठीक है, आईसी क्या होती है? चार्जिंग करंट, चार्जिंग करंट बोलते हैं। हमेशा याद रखना, जो करंट आपकी कैपेसिटेंस में फ्लो होती है उसको हमेशा चार्जिंग करंट फ्लो बोला जाता है। ठीक है, तो ये डायग्राम बन जाएगा इसका, इतना बनाइए सभी लोग। और ये जो एंगल होगा हमारा सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में, वो कौन सा एंगल होगा? फाई एस, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर। ठीक, तो इतना आप बनाइए इसको डायग्राम को। तो बताइए फेजर डायग्राम सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ आए तो पिछली क्लासेस को फॉलो करिए, तभी आपको ये फेजर डायग्राम समझ में आएगा। ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस डेरिवेशन को समझते हैं। तो जैसा कि हमने सारी चीज़ें एज्यूम कर ली, और वी एस हमने कर लिया सेंडिंग एंड वोल्टेज, सेंडिंग एंड वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ से अगर आपसे बात की जाए कि हमारा जो वोल्टेज है वी आर है, इस फेजर डायग्राम से देख सकते हो, तो वोल्टेज हमारा क्या है? वी आर, और एंगल कितना है? 0। देखिए ये एंगल कितना है वी आर का? तो 0 ही है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारा ये तो हमारा पोलर में, रेक्टेंगुलर में लिखना चाहें तो हम लोग वी आर इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वी आर प्लस जे 0, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक, अब इतना हो गया। अब लोड करंट जो है हमारी, इसको हम लोग लिख देते हैं लोड करंट। जो लोड करंट है वो हमारी क्या है? आई आर है, जो हमने एज्यूम किया है। लोड में करंट हमारी देखिए इस डायग्राम में कौन सी जा रही है? आई आर। तो इस आई आर को हमने लिख लिया क्या? अब इसके बीच एंगल जो है वो कितना है? आई आर लिख लो चाहे इसको, और एंगल कितना है? फाई आर। ठीक, ऐसे है कि नहीं? अब इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, पोलर फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आई आर इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, आई आर कॉस फाई आर माइनस के जे साइन फाई आर। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर चार्जिंग करंट की बात करें, यानी कि जो कैपेसिटेंस में करंट जाती है, कैपेसिटेंस करंट, कैपेसिटेंस करंट क्या होगी? आईसी। ठीक है, तो आईसी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? तो आईसी हमारा क्या हो जाएगा? जे वी आर ओमेगा सी। यही होगा कि नहीं होगा बताइए? अब इस चीज़ को समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी। तो ये वैल्यू आईसी की कैसे होगी? तो देखिए इस चीज़ को समझिए। जैसे हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा करंट क्या निकलेगा? आई आर। बी अपॉन क्या निकालते हैं? बी अपॉन आर निकालते हैं। ऐसे ही हमारी करंट निकलती है। ऐसे ही अगर आईसी है, करंट है, तो आईसी के लिए हमारा क्या हो जाएगा? बी अपॉन एक्सएल होगा। एक्सी होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब एक्सी की वैल्यू हम जानते हैं कि एक्सी वैल्यू हमारी क्या होती है? 1 अपॉन ओमेगा सी होती है। अब यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे? वी अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी करेंगे, तो ये ओमेगा सी आगे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये ओमेगा सी और वी यही बचेगा कि नहीं? तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा ओमेगा सी। तो वही हमने किया, ओमेगा सी मल्टीप्लाई में हो गया, और जे हमारा क्या है? हमने 90, एक तरीके से हम कैपेसिटेंस को जे के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया? करंट हो गया, कैपेसिटेंस करंट। इतनी बात समझ में आ गई? बताइए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, यहाँ से हमको पता चल गई हैं। अब इसी में आपका, अगर इसमें चार्जिंग करंट की जगह पे हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जे 2 पाई एफ सी वी आर भी लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ओमेगा को हम 2 पाई एफ सी लिख सकते हैं, ओमेगा को 2 पाई एफ सी भी लिखा जा सकता है कि नहीं? बताइए। तो इसको हमने इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इतना नोट करो पहले। अब क्या करेंगे इसके आगे? देखिए, अब इतनी सारी चीज़ें हमको पता चल गई। अब जो डायग्राम है आपका इक्विवेलेंट डायग्राम, वहाँ से अगर हम लोग आई एस की वैल्यू निकालें तो ये आई एस है। अब ये आई एस की वैल्यू जो है हमारी, आई एस यहाँ पर भी आएगी
अब यहाँ से देखिए IS जो है वो हमारा क्या निकल के आएगा, IS इक्वल्स टू IR प्लस IC, यहाँ पे करंट कितनी जा रही है IC, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए IC। तो हमारी टोटल करंट कितनी है, सेंडिंग एंड करंट कितनी आ रही है IR प्लस IC, यही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो सेंडिंग एंड करंट है हमारी, सेंडिंग एंड करंट, तो सेंडिंग एंड करंट हमारी IS क्या निकल के आएगी बताइए, IR प्लस IC, ठीक है। ये फेजर में हमने शो किया है, ऊपर डैश को फेजर में दिखाते हैं। अब ये हमारी वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको पता है कि IR की वैल्यू हमने पिछले निकाल ली है, देखिए IR की वैल्यू क्या निकाली है, ये वाली, ठीक है। तो चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो और IC को इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को रखने पर, तो हमने I1 और IC और IR की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए IS इक्वल्स टू IR और यहाँ पे cos फाई आर माइनस के J sin फाई आर, ठीक, प्लस के यहाँ पे IC, तो IC की वैल्यू हमने क्या निकाली, J 2 पाई F C VR, यही निकाली थी हमने, बताइए इतनी बात समझ में आई। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो IR क्या हो जाएगा, cos फाई आर प्लस क्या करेंगे हम लोग, J को कॉमन ले लेंगे और J वाले टर्म हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो J कॉमन लोगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, J, और यहाँ ब्रैकेट में हम इसको माइनस में लिख सकते हैं IR, क्योंकि IR यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा यही बनेगा IR sin फाई आर, ठीक, प्लस 2 पाई FC VR, ठीक। यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, IS की वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है। ये वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई, IS की वैल्यू निकल के आएगी। तो आप ये मत समझिए कि आपको ये टफ लग रहा है, ठीक है। एक एक चीज़ समझते चलेंगे तो कोई चीज़ टफ नहीं होगी। अगर आपको इसको रटने की कोशिश करोगे तो रट नहीं पाओगे, ठीक है। समझते चलिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझने वाली हैं। तो यहाँ से हमारी सेंडिंग एंड करंट हमने निकाल ली, ठीक। अब सेंडिंग एंड करंट जब हमने निकाल ली तो यहाँ से अब बात करते हैं कि हमारा वोल्टेज कितना होगा इसके क्रॉस। वोल्टेज ड्रॉप की बात करें तो क्या निकल के आएगा, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ हमको निकालनी है। तो वोल्टेज हमने ड्रॉप निकाला है पर फेज़ में, तो वो हमारा निकलेगा IS और ZS, ठीक, Z। तो यहाँ से हम जानते हैं कि Z को वैल्यू क्या लिख सकते हैं, IS तो IS है, Z की जगह पे हम R प्लस JXL लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो ये दूसरा फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये हमने दूसरी चीज़ निकाल ली। अब नेक्स्ट हम अगर बात करें सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना हो तो सेंडिंग एंड वोल्टेज क्या निकल के आएगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज। सेंडिंग एंड वोल्टेज VS इक्वल टू क्या निकलेगा, तो हम जानते हैं कि VR प्लस IS ZS यही होगा। देखिए यहाँ से अगर आप KVL लगाएंगे इस डायग्राम में तो यहाँ से यही निकल के आएगा VS प्लस जो टोटल वोल्टेज VR प्लस जो ये पोर्शन है इसको हम Z लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करंट टोटल कितनी IS जा रही, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, VR प्लस IS और ये Z, बताइए इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा है, देखो। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब Z की जगह पे आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो VR प्लस IS और Z की जगह पे R प्लस JXL लिख सकते हो, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज। अब जो IS की वैल्यू निकली है, तो अगर आपको क्वेश्चन में निकालना होगा तो IS की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हमारा VS निकल जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्वांटिटी पता हो गई। अब बात कर रहे हैं कि हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब नेक्स्ट हमारा इसी में हमको निकालना है वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकलेगा। तो आप जानते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है,
वोल्टेज रेगुलेशन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी एस माइनस बी आर अपॉन बी एस बी आर, ठीक, इंटू 100, ठीक। तो यहाँ से ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। अब वोल्टेज रेगुलेशन का अगर आपको निकालना है तो बी एस की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आप ये समझते रहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला बेसिक समझते चलिए, जो भी आपको क्वांटिटी निकालनी है वहाँ से आप फॉर्मूले के बेसिस पे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन निकल के आ गया। अब नेक्स्ट जो हम बात करें ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होगी, तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमको पता है पावर डिलीवर्ड पावर डिलीवर्ड यानी कि आउटपुट अपॉन इनपुट हम कह सकते हो, आउट पावर डिलीवर्ड अपॉन पावर डिलीवर्ड। पावर डिलीवर जो होती है वो आउटपुट पे ही होती है, इसीलिए हम लिख सकते हैं आउटपुट की जगह पे डिलीवर्ड प्लस लाइन का लॉसेस, लाइन लॉसेस, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब वो पावर जो डिलीवर्ड होगी वो हमारी क्या होगी, वी आर आई आर कॉस फाई अपॉन, यहाँ पे भी लिख सकते हैं वी आर आई आर कॉस फाई, प्लस लाइन लॉसेस हमारा क्या हो जाएगा, वो लाइन लॉसेस को आई एस स्क्वायर आर, क्योंकि सेंडिंग एंड करंट इंटू आई स्क्वायर आर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों की। चलिए नोट करिए इतनी चीज़ें। एक बार फिर से समझ लिए सारी चीज़ें। तो ये हमारा कैपेसिटेंस एंड कंडेंसर मेथड है, जिसमें कैपेसिटेंस को हम क्या करते हैं, रिसीविंग एंड पे एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू को मान लेते हैं कि आई आर हमारी क्या है, आर क्या है, एक्सएल क्या है, सी एल, सारी वैल्यू को मैंने मान लिया। फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं वी आर की वैल्यू, रिसीविंग एंड वोल्टेज। वो हमने फेजर डायग्राम से देखा कि हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज का एंगल की बात करें तो वो हमारा 0 है। देखिए वहाँ से हमने क्या किया, लोड करंट निकाला है, तो लोड करंट जो हमारा क्या है आई आर, तो वो लैग कितना कर रहा है, फाई आर से, तो फाई आर हमने क्या किया, लैग किया। यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस, इसको सही कर लीजिए, माइनस होगा तभी यहाँ पे माइनस आएगा। फिर हमने क्या किया, इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख लिया। रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखने के बाद फिर हमने क्या किया, कैपेसिटेंस करंट निकाली, और कैपेसिटेंस करंट निकालने के बाद हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। फिर क्या करेंगे, हमने जो टोटल करंट है आपकी सेंडिंग एंड करंट, उसको हमने क्या किया, निकाला। सेंडिंग एंड करंट से हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आई आर और आई सी की वैल्यू पुट करी थी। यहाँ पे आई आर और आई सी की वैल्यू पुट कर रखने पे क्या होगा, हमारा आई एस की वैल्यू निकल जाएगी। अब वोल्टेज ड्रॉप अगर लाइन में निकालना है तो उसके लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है, जो टोटल करंट है आई एस प्लस जो इम्पीडेंस है उसका, वो इम्पीडेंस को हम लिख सकते हैं आर प्लस जी एक्सएल। फिर हमने क्या किया, सेंडिंग एंड वोल्टेज निकाला। सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, फॉर्मूला जनरल वी आर प्लस आई जेड एस। तो आई जेड एस की वैल्यू, जेड की वैल्यू हमने क्या लिख दी, आर प्लस जी एक्सएल वी आर प्लस आई एस, ठीक है। फिर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला ये होता है, अगर आपको वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है तो बी एस की वैल्यू हमको निकाल ली है, यहाँ पुट करके आप निकाल सकते हो। फिर ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी की बात करें तो ट्रांसमिशन की एफिशिएंसी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी। तो इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के, बताइए। चलिए, तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा एंड कंडेंसर मेथड का परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर लिया हमने। अब बात करते हैं कि जो हमारा एंड कंडेंसर मेथड होता है, ये इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसके क्या कमी होती है। तो इसमें कमी ये होती है कि हमारा ये मेथड जो होता है, इस मेथड के द्वारा हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो इसमें लगभग जो है मान लेते हैं कि 10% का एरर आता है। क्या आता है, 10% का एरर। तो इस 10% के एरर के कारण हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को एज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोग पाई मेथड, नॉमिनल टी मेथड का यूज करते हैं इसके बाद, ठीक है। तो वो चीज़ भी हम लोग देखते हैं। अब तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, नॉमिनल टी मेथड। नॉमिनल टी मेथड, ठीक है।
अब नॉमिनल टी मेथड की बात करें तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है उसको बना लीजिए आप। इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले तो वही करेंगे, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस हमारा सीरीज में रहेगा और कैपेसिटेंस को हम लोग क्या करते हैं, मिडिल में एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो मीडियम वाली लाइन में। और हमने क्या किया, इस तरीके से हमने रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस ये वैल्यू बना ली, ठीक। और यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक लोड कनेक्ट कर दिया, ये हमारा लोड कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा डायग्राम बनता है वो नॉमिनल टी मेथड बनता है। अब नॉमिनल टी मेथड में क्या होता है कि जो हमारा लाइन कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, इसमें जो लाइन कैपेसिटेंस होता है वो आपका पूरा माना जाता है, हमका पूरा कैपेसिटेंस एज्यूम किया जाता है, हम कह सकते हैं होल कैपेसिटेंस। जबकि जो आपके रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, हमारे डिवाइड हो जाते हैं या हाफ सेक्शन में टूट जाते हैं, हाफ सेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। देखिए हाफ सेक्शन की बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो आर होगा वो r/2 हो जाएगा और एक्सएल जो होगा वो हमारा x/2 हो जाएगा और ये यहाँ पे r/2 और xl/2, ठीक है। जबकि कैपेसिटेंस हमारा मिडिल में रहेगा और वो हमारा पूरी वैल्यू होगी। तो इसमें जो करंट जाएगी हम मान लेते हैं IC और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हम मानते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज, ठीक। और यहाँ पे जो करंट जा रही है मान लिया वो हमारी IS जा रही है और यहाँ पे जो करंट होगी वो IR होगी, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा होता है नॉमिनल टी मेथड। अब बात करते हैं कि जो हमारा नॉमिनल टी मेथड होता है, इसको नॉमिनल टी मेथड क्यों बोलते हैं तो जो देखिए इस डायग्राम जो होता है आपका जो शेप दिखेगा इस इक्विवेलेंट का वो अल्फ़ाबेट टी की तरह दिख रहा है कि नहीं। अल्फ़ाबेट जो होता है, इसको सही लिख लीजिए, अल्फ़ाबेट, ठीक। तो अल्फ़ाबेट टी होता है जो उसी तरीके से स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं। देखिए ये आपका और ये देखो इस तरीके से टी सेक्शन दिख रहा है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कह देते हैं, इसको नॉमिनल टी मेथड बोलते हैं। तो नॉमिनल टी मेथड में याद रखना है क्या कि आपका जो सीरीज इम्पीडेंस होता है या रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस होता है वो हाफ में डिवाइड हो जाता है, जबकि कैपेसिटेंस आपका पूरा मिडिल में रहता है, ठीक है। और ये इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम होता है। तो इसको आप लोग बना लीजिए। ठीक है, अब ये सर्किट डायग्राम होता है आपका किसका, नॉमिनल टी मेथड का। अब इसमें आप एज्यूम कर लीजिए कि हमारे क्या है, IR है, वो हमारा क्या है, लोड करंट है पर फेज, और XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। और यहाँ से cos phi r रिसीविंग एंड, पावर फैक्टर है, ठीक। तो इस तरीके से आप सारी क्वांटिटीज़ को लिख लीजिए। और IC क्या है, यहाँ पे चार्जिंग करंट है, चार्जिंग करंट। तो हमने आपको बताया कि जो कैपेसिटेंस में जो करंट फ्लो होती है उसको हम चार्जिंग करंट कहते हैं, ठीक है। तो इतना बन गया सब लोगों का। चलिए बनाइए। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसका एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये फिर ज़्यादा आपका लेंदी हो जाएगा क्लास, ठीक है, ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल टी मेथड, नॉमिनल पाई मेथड को भी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल पाई मेथड जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा बचेगा लॉन्ग वाला। तो लॉन्ग में हमको क्या करना है, डेरिवेशन नहीं करना होगा, उसमें हम लोग आपको थोड़ा सा इक्विवेलेंट डायग्राम बनवा देंगे और उसके बारे में थोड़ा लिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे कि हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और जो लोग नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको जब भी आपकी क्लास चलेगी तो आपको ये
इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वैसे भी आपकी पता होना चाहिए आप लोगों को कि टीडीपी की क्लास आपकी सुबह डेली 9 बजे चलती है, तो आप लाइव आकर के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।